काला सागर में रूस के क्रीमिया के पास अमेरिका के 2 सर्विलेंस विमान बोइंग P-8A और RC-135V रिवेंट ज्वाइंट विमानों को देखा गया है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के 2 विमान यानी सर्विलेंस विमान रूस के समुद्री तट के आसपास उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने यह भी दावा किया कि उसने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन लगातार रूस के इलाकों में भेज दी हैं और यह भी बताया कि वो न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार है। और चलिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन सी ऐसे इलाके हैं जहां पर इन विमानों को देखा गया है। हमारी अगर आप बड़ी स्क्रीन पर अगर आप देखें, आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम कि आखिरकार इन इलाकों में कहां पर इन विमानों को स्पॉट किया गया, देखा गया। और ये ऐसी जगह है जहां पर रूस के नेवल फ्लीट जो है या नेवल आप कह सकते हैं बेसिस बेहद करीब है। यह है रूस का इलाका, अगर आप देखें तो यह है रूस का इलाका और यह है यूक्रेन का इलाका, यानी यह है रूस का इलाका अगर आप देखें, और यहाँ ये पूरा यूक्रेन का इलाका और यह है काला सागर यानी ब्लैक सी। और यहीं पर ये दोनों विमान को सर्विलेंस करते हुए देखा गया। दरअसल अगर आप देखें कि RC-135V जो एक सर्विलेंस विमान है जो लगातार लंबी दूरी की सर्विलेंस कर सकता है, ये देख सकता है कि वहां पर आखिरकार कौन कौन सी डिप्लॉयमेंट है और ऊंची यानी हाई एल्टीट्यूड पे। और दूसरा जो सबसे बेहतरीन विमान इस समय माना जाता है वह बोइंग का P-8A यानी बोइंग का जो P-8A है, ये ना सिर्फ एक आप इसे कह सकते हैं कि सबमरीन हंटर के तौर पर भी इसको जाना जाता है, यानी समुद्र में सबमरीन्स की डिप्लॉयमेंट का पता लगाने के साथ साथ उनको ये अटैक कर सकता है। और दूसरा RC-135V। और इन दोनों विमानों की अगर इस समय की आप इस उपलब्धि समझे या फिर इस समय ये क्यों जरूरी थे, वो इसलिए क्योंकि दरअसल अमेरिका ये देखना चाहता था कि ब्लैक सी में यानी काला सागर के आसपास के इलाकों में कौन कौन सी नेवल ऐसी एसर्ट्स हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जहां पर रूस ने अपनी सबमरीन्स को, अपने शिप्स को डिप्लॉय कर रखा। और ये इलाका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप इन इलाके में देखें, ये है पूरा यूरोप का इलाका और नीचे है ये तुर्की का इलाका, यानी तुर्की के इलाके में भी लगातार यहां से सर्विलेंस की गई। और ये इलाके बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था कि अब ब्लैक सी के आसपास के इलाकों में यहां पर लगातार इलाकों में सर्विलेंस ज्यादा करना चाहता है और अमेरिका, और बहुत लंबे समय के बाद ऐसा देखा गया है कि अमेरिका ने इन सर्विलेंस को बढ़ाया। हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय मेस्ट्रन सर भी हैं, हमारे साथ पीके श्रीवास्तव सर भी हैं। संजय मेस्ट्रन सर, अगर आप जब नेवल पावर की बात करते हैं, अब तक सबसे ज्यादा सेवास्तोपोल आप बात कर लीजिए, क्रीमिया की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए ओडेसा के, यानी जो 220 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है यूक्रेन की, सबसे ज्यादा अगर विध्वंसक या सबसे बड़े अटैक्स अगर रूस कर रहा है तो इन्हीं कोस्टल एरियाज में कर रहा है। तो क्या अमेरिका जिस बात का दावा कर रहा है कि वो यूक्रेन को और मदद देगा और सहयोग करेगा, क्या उसी की एवज में या उसी कॉन्सिक्वेंस, उसी आप सीक्वेंस में अगर इसको देखा जाए तो ये सर्विलेंस उसी वजह से किए जा रहे हैं? बिल्कुल सुमित, ये जो दो सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है RC-135 और P-8, और खासकर जैसे आपने बताया P-8 है वो सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए है। जाहिर है जो ब्लैक सी का इलाका है, पहली बात वहां पर रशिया की ब्लैक सी फ्लीट डिप्लॉयड है सेवास्तोपोल में और वो क्रीमिया के अंडर में है। तो कहने का मतलब है, और आपने ये भी बताया कि वो ओडेसा हो या जितने भी कोस्टल इलाके हैं यूक्रेन के, वहां पर भी काफी हमला कर रहा है रशिया मिसाइल्स द्वारा। और तो कहने का मतलब है वहाँ रशिया की नेवल फ्लीट तो बहुत एक्टिव है, उसको काउंटर करने के लिए ये 2 एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय किए हैं, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट अमेरिका के। और अमेरिका ने एक आक्रामक रवैया अपनाया है और साथ में 2 न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय किए हैं। पहली बात, ये 2 न्यूक्लियर सबमरीन क्या न्यूक्लियर प्रोपेल्ड है या इसमें न्यूक्लियर हथियार है वो पता नहीं है, लेकिन कहां पर इनकी डिप्लॉयमेंट होने की संभावना है, एक तो ब्लैक सी में हो सकती है, एक बाल्टिक सी में हो सकती है और आर्कटिक के इलाके में या पैसिफिक में भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है सारे ऑप्शंस ओपन है। ये रूस भी अभी क्या कर रहा होगा, वो भी ऐसे एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर रहा होगा कि वो भी सर्वेलेंस के जरिए काउंटर सर्विलेंस कर सके। मिस्टर सर, यही बात इंपॉर्टेंट है कि देखिए लगातार सर्विलेंस और काउंटर सर्विलेंस दोनों तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ पीके श्रीवास्तव सर भी है। श्रीवास्तव सर, आपको याद हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उन्होंने इस युद्ध को रोकने में सबसे पहला कदम जो उठाया था वो ये उठाया था कि यूक्रेन को उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दी थी, लगातार इंटेलिजेंस इनपुट देने बंद कर दिए थे। और शायद उसका सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि यूक्रेन के बहुत ज्यादा इलाकों में रूस के बड़े अटैक्स देखने को मिले। तो क्या ये सर्विलेंस इसलिए भी की जा रही है कि दोबारा से अमेरिका वो सर्विलेंस इनपुट या फिर आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस इनपुट यूक्रेन से साझा कर सकता है ताकि वो भी रूस के इन इलाकों में बड़े अटैक्स कर सके? सुमित, आप जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं उससे मैं कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन इस तरह का ऑपरेशन ब्लैक सी के ऊपर जो कि खास तौर से
रशियन जो नेवल एसेट्स हैं सेवास्तोपोल में, और जो बाकी उनके एसेट्स हैं ब्लैक सी में, उनको बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज अगर आप सिग्नल्स इंटेलिजेंस की, जैसे RC-135B जो है वो सेकंड एयरक्राफ्ट है, और P-8A जो उसमें है वो बहुत ही पता कर सकता है कि अंडर सी में कितने नेवल एसेट्स हैं, और अपने आप में बहुत सक्षम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है। तो इन दोनों एयरक्राफ्ट की प्रेजेंस से रूस में ज़रूर इसका असर पड़ेगा उनकी रणनीति पे। और अगर इसको जोड़ना चाहें आज के मतलब जो रिसेंट पास्ट में जो हालात हुए हैं, रशियन ने अपनी जो अटैक फ्रीक्वेंसी है वो कीव पे भी बढ़ा दी है, और वो ओडेसा की तरफ भी पुश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब इस चीज़ को जो उन्होंने बंद की थी, जिसकी वजह से वो पीस को लाना चाहते थे, और जहाँ तक ट्रम्प का सवाल है, ट्रम्प जैसे हर चीज़ में यू टर्न लेते हैं, मुझे भी लगता है उन्होंने बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है। अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम अब तैयार हैं और हम जो है हमारी 2 न्यूक्लियर मिसाइल्स हमने भेज दी हैं। नॉर्मली इस तरह की बातें नहीं की जाती है, पर्टिकुलरली सबमरीन्स के लिए, क्योंकि उनको आप न तो उनकी जगह बताना चाहते हैं, न ये बताना चाहते हैं कि वो किस सागर में है, क्योंकि वो पता होना दुश्मन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दुश्मन के लिए शायद श्रीवास्तव सर यही बात है कि दोनों एक दूसरे पर सर्विलेंस भी रख रहे हैं, और यूक्रेन के ऊपर भी दोनों के बड़े अटैक्स हो रहे हैं। यानी एक तरफ रूस बड़े अटैक्स कर रहा है यूक्रेन पे, वहीं दूसरी कोशिश अमेरिका की है कि इन अटैक्स को तो रोका ही जाए, बल्कि रूस पर एक प्रेशर पॉइंट भी क्रिएट किया जाए। इसी बीच हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे रूस और अमेरिका भी आमने सामने आ गए, लेकिन अगर क्योंकि न्यूक्लियर वॉर के थ्रेट या न्यूक्लियर वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं, और हाल ही में उन्होंने कहा कि देखिए हम भी तैयार हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि दोनों देशों के पास परमाणु युद्ध की धमकी के बीच आखिरकार किसके पास कितने परमाणु क्षमताएं हैं, किसके पास कितने हथियार हैं, ये भी आप देख लीजिए। ग्राफिक्स की मदद से हम आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हैं। इस समय रूस के पास करीबन 5580 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वेपन्स हैं, वहीं अमेरिका के पास 5328 हैं, और तैनात अगर जो है यानी जो डिप्लॉयड है उसमें 1718 ये रूस की डिप्लॉयमेंट है न्यूक्लियर वॉरहेड्स की। वहीं अमेरिका की न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट की तैनाती है 1770। वहीं जमा हथियार यानी स्टॉक में कितने हैं ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल इस समय रूस के पास 2591 है, वहीं अमेरिका के पास 1930 के करीबन स्टॉक्स में है। यानी ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो दोनों देश आपस में एक दूसरे के सामने कहां खड़े हैं, ये हमने आपको बताया। अब आपको हम दोनों का नेवल ताकत कैसी है, यानी इनकी नौसेना की ताकत कैसी है, थल सेना की, पहले मैं आपको थल सेना के बारे में बता देता हूं, फिर मैं आपको नौसेना की ताकत के बारे में बताऊंगा। थल सेना की दोनों की ताकत कैसी है ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल रूस के पास इस समय एक्टिव सोल्जर्स अगर आप बात करें 13 लाख के करीब है, वहीं अमेरिका के पास 13,28,000 है, रूस के पास 13,20,000 के करीब सैनिक है। यानी थल सेना की क्षमताओं की अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पर दोनों की कैपेबिलिटीज लगभग आमने सामने नजर आती है, एक दूसरे के कंपैरेटिवली सही है। अब रिजर्व फोर्सेज की आप बात कर लीजिए, रिजर्व फोर्सेज वो है, यानी करीबन रूस के पास 20 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्सेज है, अमेरिका के पास यह आंकड़ा महज 8 लाख के पास है। यानी अगर सैनिकों की उसमें मृत्यु हो जाती है, ज्यादातर सैनिक मारे जाते हैं, तो रिजर्व फोर्सेज अमेरिका के पास भी करीबन 8 लाख के करीब है। अब थल सेना की हम एक और बात करें, टैंक की क्षमताएं किसके पास कितनी ज्यादा है ये भी आप समझिए। दरअसल थल सेना की अगर आप बात करें, टैंक्स की बात करिए 5750 टैंक्स हैं, वहीं अमेरिका के पास 4640 टैंक्स हैं अमेरिका के पास, यानी इनकी ये कैपेबिलिटीज भी रूस के पास ज्यादा है। वहीं अगर आप बख्तरबंद गाड़ी यानी आर्मर्ड व्हीकल्स की बात कर लीजिए, इस समय रूस के पास 1,32,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वहीं अमेरिका के पास 3,91,000 के करीब ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं। यानी आप देखिए इसमें आंकड़े में अमेरिका रूस से आगे है। अब दूसरी बात कर लीजिए आर्टिलरी की, यानी तोपों की अगर आप बात कर लिए तो रूस के पास करीबन 5,168 है, वहीं इसके अलावा अगर अमेरिका के पास 671 के करीब अमेरिका के पास आर्टिलरी गन्स हैं। यानी जो आर्टिलरी की पावर है उसमें भी रूस अमेरिका से बेहद आगे है, और शायद ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका को सुपर पावर या अमेरिका को दुनिया का डिफेंस सेक्टर में जाइंट भी माना जाता है, लेकिन रूस की क्षमताएं ज्यादा है। अब आप वायुसेना की भी बात कर लेते हैं, यानी किसकी वायुसेना किसके कंपैरेटिवली में कितनी ताकतवर है। रूस की अगर आप बात करें कुल एयरक्राफ्ट कितने हैं, 4,292 के करीब है, वहीं अमेरिका के पास 13,000 के करीब जो एयरक्राफ्ट है वो है। यानी अमेरिका के पास ये इसलिए भी क्योंकि अमेरिका की एयरफोर्स ज्यादा ताकतवर है, दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स इस समय अमेरिका के पास है। वहीं फाइटर प्लेन की क्षमताओं की बात कर लीजिए, फाइटर प्लेन जो है वो रूस के पास
833 के करीब हैं। वहीं अमेरिका के पास 1790, यानी इस आंकड़े में भी अमेरिका रूस से बेहद आगे है। अब हेलीकॉप्टर्स की अगर आप बात कर लें तो करीबन 1691 और अमेरिका के पास 5843 के करीब यह आंकड़ा, यानी आप देखिए कितना ज्यादा बड़ा गैप है जब एयरफोर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं रूस और अमेरिका में। अटैक हेलीकॉप्टर्स की अगर आप संख्या की बात करें, करीब करीब 550 से ज्यादा रूस के पास है और वहीं अमेरिका के पास ये करीब करीब 1000 से ज्यादा है। यानी इन क्षमताओं की अगर आप बात कर रहे हैं, हम आपको अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करके बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस समय एयरक्राफ्ट कितने हैं और ये क्षमताएं ये दिखाती हैं कि आखिरकार अगर दोनों के बीच एयरफोर्स की जंग हुई तो किसके पास कैसी चीजें होंगी, वो हमने आपको आंकड़ा बताया। अब नौसेना की बात कर लेते हैं। हमने आपको परमाणु क्षमता बताई, हमने आपको वायुसेना के बारे में बताया। अब नौसेना की ताकत किसके पास कितनी है ये भी आप समझ लीजिए इन आंकड़ों से। दरअसल रूस के पास 63 यानी 63 के करीब पनडुब्बियां हैं। अमेरिका के पास ये संख्या 70 के करीब है, यानी 70 से ज्यादा पनडुब्बियां अमेरिका के पास हैं। वहीं कुल जहाज, यानी जो आप फ्रिगेट्स कह सकते हैं, आप डिस्ट्रॉयर्स कह सकते हैं, इसकी अगर आप संख्या का कंपैरिजन करें तो रूस के पास 419 है, वहीं अमेरिका के पास 440 के पास ये आंकड़ा। इसमें भी करीबन 20 से 25 आंकड़े का फर्क है। अब युद्धपोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अगर आप बात कर लीजिए, यानी युद्धपोत जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर चलते हैं जो अपने आप में एक पूरा का पूरा शहर होता है, रूस के पास करीब करीब 12 है, अमेरिका के पास करीब करीब आप कह सकते हैं कि 22 के करीब है। और एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको मैं बता रहा था वो युद्धपोत मैं आपसे पहले बता रहा था, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स की बात। अब रूस के पास एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं, यानी एक है रूस के पास महज, अमेरिका के पास 11 है। और ये 11 का आंकड़ा दिखाता है कि जब रूस अमेरिका को बड़े आप कह सकते हैं कि बड़े इलाकों के अंदर भेजने हो तो उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमताएं ज्यादा है, कंपैरेटिवली रूस के पास महज एक है। अब डिस्ट्रॉयर्स की बात कर लीजिए, रूस के पास 10 हैं और अमेरिका के पास 81 के करीब हैं, यानी इस आंकड़े में भी अमेरिका रूस से बेहद आगे है। हम आपको कंपैरिजन करके समझा रहे हैं आखिरकार इस समय दोनों की क्षमताएं, दोनों की ताकत किस तरीके की है। और ये इसलिए भी क्योंकि अमेरिका का डिप्लॉयमेंट दुनिया भर के तमाम देशों में है और ये अमेरिका की क्षमताएं उसी को दर्शाती भी है। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, हमने बहुत ब्रीफली अपने दर्शकों को यह आंकड़ा बताया कि अगर न्यूक्लियर वॉर की बात या बयानबाजी जो एक दूसरे की तरफ की जा रही है अमेरिका रूस की तरफ से, लेकिन अगर असल में जब वॉर होगी तो किसकी क्षमताएं कितनी है, अगर देखा जाए क्या रूस अभी यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ते लड़ते नाटो के साथ या अमेरिका के साथ युद्ध में एंगेज हो सकता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? और देखिए साफ जाहिर है कि पॉसिबिलिटी है। कारण यह है कि पहली बात रूस के जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो यूरोप के साथ हैं, अमेरिका के साथ उसके कोई लैंड बॉर्डर्स नहीं है। तो जहां तक थल सेना का सवाल है वहां पर थोड़ी मिलिट्री एज रूस का है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें जो नेवल एसेट्स हैं, नेवल एसेट्स और एयर एसेट्स, उसमें अमेरिका का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। और आजकल की हालात में जितने भी लड़ाई चल रहे हैं, खासकर आपने देखा अमेरिका और ईरान के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी एयर एसेट्स का बहुत इस्तेमाल है और साथ में नेवल एसेट्स का। जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, दोनों का तकरीबन बराबर है, तकरीबन थोड़ा सा पलड़ा भारी अमेरिका का है लेकिन रूस का है, लेकिन इसमें 90% ऑफ द न्यूक्लियर एसेट तो ये दोनों देश के बीच में है। कहने का मतलब है अगर न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ये तो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है दोनों देश के बीच। वो होगा नहीं मेरे को लगता है। तो अगर लड़ाई की संभावना होती है, पर एक और चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा, अमेरिका दो युद्ध नहीं लड़ सकता है। दूसरी, अगर ताइवान में भी जैसे आपने इंट्रोडक्टरी में बताया था, अगर चीन कल ताइवान में हमला करता है तो अमेरिकन एसेट्स नेवल के और ये जो एयर एसेट्स हैं वो हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सर, हमारे साथ वायुसेना के हम कंपैरिजन कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल टर्म्स में है। उसके अलावा और भी स्पेक्ट्रम्स हैं जो वॉर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे स्पेस एसेट्स की आप बात करते हैं, कितने स्पेस एसेट्स आपके पास हैं। साइबर वॉरफेयर की बात करते हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत उसमें आता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करते हैं। तो मैं ये आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अमेरिका इन क्षेत्रों में रशिया से कहीं आगे है और लड़ाई के समय में ये बड़े साकार होते हैं। आपने ऑप सिंदूर में भी देखा कि उनकी वजह से हमें कितनी सहायता मिली। और जहां तक सवाल है परमाणु युद्ध का, अगर वो सामने आता है, जो कि रशिया का, एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी, उनकी टेरिटरी लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। दे होल्ड अबाउट 11% ऑफ ग्लोबल लैंड मास। तो उनके पास डिस्पर्सल का बड़ा साधन है। ऊपर से वो बहुत जगह इन्वॉल्व नहीं है, वो अपने सिर्फ बिल्कुल सर, बिल्कुल